लेकिन कर लेना, इंटरव्यू में हेल्प करेगा आपको। वेरिएबल्स की टर्म्स में अगर हम बात करें तो ओवरराइडिंग क्या है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा भी था पहले जब शुरुआत करा रहा था मैं कि वेरिएबल्स में करेंगे तो क्या होगा, ठीक। तो अब खत्म ही हो गया है तो इसको भी कवर कर देते हैं। ये बात जो लिखी है, ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल्स बट वेरिएबल रिजोल्यूशन इज टेक केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। कंपाइलर उसको वेरिएबल को बताता है कि हम कौन से वाले वेरिएबल को इसके साथ यूज करें, बट ये कंपाइलर के द्वारा तय किया जाएगा और कंपाइलेशन टाइम में, यानी कि अर्ली बाइंडिंग में। और जब अर्ली बाइंडिंग, कंपाइलेशन, इन सब की बात हो रही है और तो रेफरेंस टाइप की भी बात हो रही होगी, क्योंकि ये सारा संबंध सीधा किससे है, रेफरेंस टाइप से। क्योंकि आप देखिएगा एक कोड हम यहाँ जैसे लिख रहे हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बना रखी है आपने चाइल्ड और ये है पेरेंट, बस दो क्लास बना लेते हैं, चाइल्ड और पेरेंट, और एक सैम्पल भी बना रखी है ना। इनमें वेरिएबल डाल देते हैं। पहले पेरेंट क्लास के अंदर डाल देते हैं कुछ वेरिएबल। ये मेरी पेरेंट क्लास है, इसी में मैंने डाल दिया इंट x इज इक्वल टू 111। पेरेंट वाले में 111 रखा है, ठीक है। वही चीज़ मैं ऐसा कर देता हूँ चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड के अंदर भी ऐसा एक बना देते हैं, ये लीजिएगा इंट x इज इक्वल टू 222। 11 तो वहाँ है, पहचानोगे कैसे फिर, सारे 1 कर दोगे तो यहाँ हो गया 222, ठीक है। अब ये देखो चाइल्ड ने पेरेंट को एक्सटेंड कर लिया, यानी कि वो वाला x भी इसके पास आ गया होगा और ये वाला x भी इसके पास है ही। दोनों के नाम क्या हैं, x और x, ठीक है। सैंपल क्लास में हम इनके ऑब्जेक्ट बनाते हैं, पहले से ही बने हुए, मुझे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। ये बने हुए हैं सैंपल क्लास में इनके ऑब्जेक्ट, और ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब अपना हम काम करते हैं, मेथड भी प्रिंट नहीं कर रहे, मेथड को क्या जरूरत पड़ी करने की, सिर्फ इनके हम रेफरेंस इस्तेमाल करेंगे। देखिएगा जब चाइल्ड का रेफरेंस है और चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले वाला चाइल्ड का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है ना, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रिंट करा के देख लेते हैं उसी रेफरेंस से C1 डॉट x, ठीक है। प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा कौन से वाला आया, वेरिएबल रिजोल्यूशन इज ऑलवेज टेक केयर बाय कंपाइलर बेस्ड ऑन रेफरेंस टाइप। अब देखिएगा दूसरे वाला कर रहे हैं हम, दूसरे वाले में भी हम कर रहे हैं क्या, पेरेंट वाले का रेफरेंस है और पेरेंट वाले का ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ अगर हम करेंगे प्रिंट तो कौन से वाला आएगा, 111 आ गया। थर्ड वाला देखिएगा, थर्ड वाले में कौन है, पेरेंट का रेफरेंस है और चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ अगर मैं करता हूँ थर्ड वन वाले में जो कर दिया हमने p2 डॉट x, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है, ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का हो, वो तो वेरिएबल का रिजोल्यूशन किसके हिसाब से करता है, रेफरेंस टाइप के हिसाब से। अब चौथा कॉम्बिनेशन करते हैं, चौथे कॉम्बिनेशन के अंदर हम क्या करेंगे, रेफरेंस टाइप रख लेंगे हम चाइल्ड का और ऑब्जेक्ट रख लेंगे हम पेरेंट का। तो इस केस में क्या होना चाहिए सुजल, हाँ सारे सुजल हो गए। अगर आपसे और सवाल पूछा जाए तब आप पंखा देखने लग जाओगे कि ये सही से घूम रहा है या नहीं, तब आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे थोड़ी पूछा जा रहा है, मेरे को तो पंखा देखना है। सुजल रेफरेंस है चाइल्ड का, ऑब्जेक्ट है पेरेंट का, तो इस केस में क्या 111 प्रिंट होना चाहिए या 222, रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट का, तो क्या प्रिंट होना चाहिए
चाइल्ड वाला यानी कि 2 2 2 प्रिंट होना चाहिए। यही सही बात है। हाँ जी, आप रितेश नहीं होगा। अच्छा, ये बताएंगे रंजीत। हाँ, क्यों नहीं होगा? ये नहीं मालूम आपको क्या? हाँ, देखिए देखिए, रेफरेंस बेस पे ही करते हैं। चाइल्ड सी इज इक्वल टू न्यू पेरेंट। कहाँ हो रहा है ऐसे? जब कभी भी ये बनाता हूं मैं चारों कॉम्बिनेशन, इसमें एक जरूर पूछता हूं आपसे। आपको अभी भी समझ में नहीं आया क्यों पूछता हूं? हर बार यही वाला पूछता हूं, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं। चलिएगा, अगर मैंने सुजल ऐसे ही कर दिया, अब तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, अब कौन से वाला प्रिंट होना चाहिए? अगर मैंने प्रिंट कर दिया सी डॉट एक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, अगर मैंने प्रिंट कर दिया सी डॉट एक्स, तो कौन से वाला प्रिंट होना चाहिए? बताओ सुजल। पता नहीं? चलिए, सुजल को तो पता नहीं, रंजीत को पता जरूर होगा। अभी भी नहीं होगा? कंपाइल टाइम एरर कहाँ दे रहा? तो एरर कहाँ दे रहा कंपाइल टाइम? बोलो। बस वैसे ही कह दिया अभी भी नहीं होगा, लेकिन पड़ोसी ने सिर्फ इतना बताया कान में, अभी भी नहीं होगा। ये नहीं बताया कि क्यों नहीं होगा। आपने भी वही मंत्र याद कर लिया, सर अभी भी नहीं होगा। क्या मुझे पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है? अंकित, मैं अगर यहां कर दूं सी डॉट एक्स, तो क्या हो जाएगा? हाँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। आप देख लो, टाइप आपके सामने हो रहा है, छुपा के थोड़ी कर रहा हूँ टाइप में, सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है। हाँ, लाइन नंबर 18 18। इतनी क्या गणित लगा रहे हो, ऐसे ऐसे करे जा रहे हो बार बार, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो ऐसे ऐसे। कुछ प्रिंट, अच्छा कंपाइल हो जाएगा? क्यों? रितेश आप बताएंगे ये कंपाइल होगा या नहीं, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? वेरिएबल नहीं इस्तेमाल कर सकते हम क्या? चाइल्ड क्लास वाला प्रिंट हो जाएगा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी चाइल्ड क्लास है, ये रही, और ये रहा वो वेरिएबल। भैया यार, तो मुझे लग रहा है ये तो यार नहीं, लोकल वेरिएबल नहीं मालूम है आपको, बताओ। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का फर्क समझ में आ गया? हाँ जी, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया, दोनों में फर्क समझ में आ गया। अब मैं कुछ सवालात पूछ लेता हूँ बस, फिर इसको फिनिश कर देंगे, खत्म, मतलब आगे मैं कुछ नहीं कराऊंगा इसमें। देखिएगा, सपोज करो कि एक मेरी चाइल्ड क्लास है जो कि कुछ मेथड बना रही है, और एक मेरी पेरेंट क्लास है जिसके अंदर ये पड़ा है, ये वाला देख लो, ये पेरेंट क्लास है, ठीक।
जो सबके जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ ना, उस ये वाला सबके लिए कॉमन रहेगा। ये मेरी पेरेंट क्लास है, इसलिए इसको बोल्ड भी कर दिया, ऐसा कर देते हैं, ठीक। और इस पेरेंट क्लास में मेरा है पब्लिक वॉइड मेथड। पब्लिक का पी छोटा है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जी, पी छोटा करो पहले। पब्लिक वॉइड मेथड, ठीक है। बस इस तरह से मैंने एक मेथड बना दिया, पब्लिक वॉइड मेथड, और इसके अंदर कुछ डाल दे रहा हूँ, एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दो, और ये थ्रो कर रहा है एक एक्सेप्शन जिसको हम कहेंगे IO एक्सेप्शन। बस अब सीधी सी बात है, अब मैं कुछ कॉम्बिनेशन चाइल्ड क्लास में चाहूंगा आपसे। पहला, अगर चाइल्ड क्लास में मैं कर दूं पब्लिक वॉइड मेथड 1 इंट आई, सेम कर दूं, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो ना करूं, तो क्या कोई एरर आएगी? आएगी? अच्छा, कौन सी आएगी? लो लिख देता हूं। अब ये सारे कॉम्बिनेशन चाइल्ड वाले चल रहे हैं, ये चाइल्ड वाले हैं, ठीक है। ये इसके अंदर अगर मैंने एक बना दिया कंट्रोल V, नहीं कंट्रोल V वापस, पब्लिक वॉइड मेथड और यहाँ डाल दिया इंट आई, बस इतना ही डाल दिया। क्या ये वैलिड है इनवैलिड है? प्रकाश के अनुसार इनवैलिड है। सुनील इनवैलिड है। राहुल वैलिड। क्यों? वेरी गुड। चाइल्ड में अगर है तो पेरेंट की मजबूरी है कि वो वाली एक्सेप्शन या उस एक्सेप्शन की पेरेंट एक्सेप्शन को थ्रो करे। नहीं बताया था कि वैलिड है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा? ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग? ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं मैं। प्राइवेट वॉइड मेथड और इसके अंदर फिर पास कर दे रहा हूं, चलो अब किसे पास नहीं करते, थोड़ा सा और चेंज कर दे रहे हैं, थ्रोज कर दे रहे हैं क्या? एक्सेप्शन। ये वैलिड है या इनवैलिड है, ये बताएंगे हमें प्रतीक। ये वैलिड है। रोहित ये वैलिड है, कारण बताओ। पक्का? पब्लिक कर दिया जाए तो? पब्लिक कर दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, तो ये ओवरराइडिंग कहलाएगा या ओवरलोडिंग? ओवरराइड। प्रतीक, जैसा अभी ये लिखा है प्राइवेट के केस में, ये ओवरराइडिंग कहलाएगा या ओवरलोडिंग कहलाएगा? कुछ नहीं कहलाएगा। हाँ, ओवरलोडिंग कहलाएगा। पक्का? पढ़ नहीं रहे हो आप लोग? ये राहुल, तो आपने तो वही बोला जो प्रतीक बोल रहे हैं। वेरी गुड, पूरा इन्होंने बताया, हालांकि आपका सही था, वो मैंने जानबूझ के कहा ऐसा, लेकिन पूरा नहीं बताया आपने। अगर उसे पब्लिक कर दिया जाता तो क्या हो जाता? नहीं, पैरामीटर भी डाल दिया जाता तो क्या हो जाता? ओवरराइडिंग हो जाता। लेकिन एक्सेप्शन वो जो हमने लगा रखी है उस केस में एरर आ जाती, कि ओवरराइडिंग के केस में हमने पेरेंट क्लास में उसकी पेरेंट एक्सेप्शन को थ्रो कराना होता, ना कि चाइल्ड क्लास को। तो ये वैलिड है इनवैलिड? राहुल, इसे वैलिड लिखूं या इनवैलिड? वैलिड है। और ये कहलाएगा क्या? ओवरलोडिंग।
चलिएगा आशीष, ये वाला आपके लिए है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड, चलो आपकी से एक ये भी बदल देते हैं, कैर सी। हाँ जी, ये ओवर, पहली बात तो ये वैलिड है इनवैलिड? हाँ पक्का? ओवरलोडिंग है, ओवर राइडिंग पक्का? रितेश? हाँ सारे जो चल रहे हैं साइड क्लास के ही चल रहे हैं, कॉम्बिनेशन जो बना रहा हूँ मैं। आपको तो पहले लिखवाना है ये वैलिड है या इनवैलिड, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं डाल रहा इसके अंदर। वैलिड है, वेरी गुड। ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग? हाँ हाँ, आइए दीदी। देखो गंदा हो रहा है क्या? ठीक है, बताइए जल्दी से क्या है ये? वेरी गुड। एक और कॉम्बिनेशन दे देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड एंड आई, और यहाँ मैं मतलब कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा। तो इस केस में मुझे बताएंगे रंजीत, जल्दी बताइए रंजीत, इतना टाइम नहीं मेरे पास, मैं आगे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ और। रंजीत आप बताइए। बताओ भाई, ये बताना है कि कड़ी चावल कैसे बनते हैं। पागल पागल हो क्या? जो पूछा जा रहा है कि वैलिड है या नहीं, और है तो क्या ओवरलोडिंग है या ओवरराइडिंग, या आपको अलग से बताऊं? क्लास में बैठे बैठे नहीं समझ में आ रहा क्या चीज पूछी जा रही है? पहले तो ये बताओ वैलिड है या नहीं। वैलिड होगा तभी तो आगे बताओगे है या नहीं ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग। ये वैलिड है और ओवरलोडिंग है आपके अनुसार। अच्छा ओपी जल्दी बताओ। हाँ कौन से वाले की बात हो रही है ना, इसी की हो रही है, ये वाले की? हाँ कभी कहो जी मैं तो नीचे वाला देख रहा था। बताओ ओम, बताएंगे ओम, ये वैलिड है इनवैलिड है? वैलिड है। हाँ जी अजीत? हाँ प्रियांशु? अच्छा विवेक? रोहित? इनवैलिड है। क्या ओवरलोडिंग है ओवरराइडिंग? जब इनवैलिड है तो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये आपका कंपाइल टाइम एरर है। ये देखिएगा स्टैटिक कहा था ना, दोनों में से ऐसा नहीं कर सकते आप, किसी एक जगह स्टैटिक डाल दो, डालना होगा। अगर सिग्नेचर सेम है तो दोनों जगह स्टैटिक आपको करना ही होगा। अभी मैं नीचे वाले पे आया कहाँ? चलिए आप ही बताइए एक बार। ये बताइएगा आप, ये वैलिड है इनवैलिड है, पहले तो ये बताइएगा। इनवैलिड है पक्का? कंपाइल टाइम एरर आएगी। जो अगर आपके माइंड में आ रहा था क्वेश्चन और सही आ रहा था तो ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या कहेगा वो, इलीगल कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। जो कोई एब्स्ट्रैक्ट है वो स्टैटिक नहीं हो सकता, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट अपने आप में खुद कहता है कि मैं आगे जाके चेंज होऊंगा, मेरी और कॉपियां बनेंगी, और स्टैटिक कहता है मेमोरी में मैं एक ही कॉपी रखूंगा। वो नहीं ऑन है तो यार, सब तो ऑन है यार। और दूसरी बात, जब कभी भी चाइल्ड क्लास आपकी चाइल्ड इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट, चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती तो डजंट हैव ओवरराइडिंग एब्स्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि या तो पेरेंट क्लास से उसका क्या होना चाहिए था,
एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए था और चाइल्ड उसकी इम्प्लीमेंटिंग होनी चाहिए थी, या डायरेक्ट चाइल्ड में कर रहे हो तो चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए था, तब जाके वो अपने अंदर कोई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकता है, ऐसे नहीं रख सकता। चाइल्ड क्लास को अपने पास अपने नाम से पहले एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ता अगर उसे अपने अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखना है। तो दोनों ही बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही थी। एक तो क्या, स्टैटिक और एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक है, नहीं हो पाएगा। दूसरा, अच्छा ये एब्स्ट्रैक्ट हटा के अगर मैं ऐसे कर दूं, एक और ले लेते हैं, अब दिमाग में आ ही रहे हैं तो, प्राइवेट एब्स्ट्रैक्ट वाइड मेथड कैर सी, और चाइल्ड क्लास को भी हमने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। हाँ जी, अब बताइएगा, वैलिड और इनवैलिड क्यों, कारण बताओ। क्या नहीं है, ब्रैकेट क्लोज नहीं है। प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट दोनों एक साथ आप नहीं कर पाएंगे भाई। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि यहां से आप बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्ट लगाने के बाद आप कह रहे हैं आपकी एम्प्लीट डेफिनेशन हम बाहर देंगे। कैसे हो सकता है, एक तरफ आप उसे मना कर रहे हो बाहर जाने को और दूसरी तरफ एब्स्ट्रैक्ट लगा के कह रहे हो कि हम बाद में देंगे आपकी डेफिनेशन बाहर, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एक मिनट, ऑफर अप्रेजल और सैलरी, तो ये हो गया आपका, बस इससे ज्यादा मेरे पास कुछ मसाला नहीं है। अब भैया देखो, आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो भैया एरे लिस्ट तो पढ़ी होगी ना, लिस्ट और एरे लिस्ट, ये इनका चाइल्ड पेरेंट वाला रिलेशनशिप तो पता होगी, पता है? नहीं पता तो कोई दूसरे तरीके से करते हैं, चलेगा। क्लास बनानी पड़ेंगी 2-3, लिस्ट और एरे लिस्ट से होता तो अच्छा आसान हो जाता। चलो वो कलेक्शन फ्रेमवर्क में ही बना दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिस्ट में मैं क्या क्या रख सकता हूँ, रखने के बाद क्या क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये तब भी दोबारा भी तो बताऊंगा। आज इसको यहीं तक रखते हैं। तो आगे आपका कॉन्सेप्ट क्या, एक्सेप्शन वाला। बस ये मेरे को एक तो वेरिएबल वाला बताना था, कुछ ये कॉम्बिनेशन जो थे ये कराने थे। मेरी तरफ से आपका हो गया। अब आप पढ़ो या मत पढ़ो या आप जाने। मैं एंड में जा रहा हूँ, इसके फंक्शन एंड चलेगा नहीं क्या? चल तो रहा नहीं। आगे रन टाइम स्टैक का भी मैकेनिज्म समझ में आ गया था ना, कैसे वो हीप में बनता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है, फिर किस तरह से रन टाइम स्टैक डिस्ट्रॉय होती है एक एक करके मेथड को डिस्ट्रॉय करके। ये यहाँ तक किसी को कोई इशू था? अब मैं आज बताने वाला था आपको डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का कॉन्सेप्ट। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का कॉन्सेप्ट, तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कुछ नहीं है, जावा की तरफ से, कंपाइलर की तरफ से आपको एक फैसिलिटी दे रखी है कि जो भी आपका एक्सेप्शन आएगा वो एक्सेप्शन के साथ क्या किया जाएगा। एक्सेप्शन के साथ हमेशा 3 बातें की जाती हैं जब कभी भी कोई एक्सेप्शन आती है। क्या बातें होती हैं? वो सिर्फ तीन बातें होती हैं। क्या? नेम ऑफ द एक्सेप्शन, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, और तीसरा लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन, किस जगह है वो एक्सेप्शन। बस इन तीनों के अलावा तो कुछ खास बात नहीं है। और पहले तो एक्सेप्शन का नाम कि भैया कौन सी एक्सेप्शन है, फिर डिस्क्रिप्शन का कि आ क्यों गई, फिर तीसरी बात ये किस जगह है, किस लाइन नंबर पे है। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? इन तीनों बातों का मिला के एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। इन तीनों बातों को मिला के ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। और यही ऑब्जेक्ट कभी डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दिया जाता है, कभी डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर आपके मेथड को देता है, कभी आपका मेथड चेक करता है कि आपके यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड है या नहीं, तो कभी वो डायरेक्ट जेवीएम को दे देता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के साथ सब खेल रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो बन गया, ऑब्जेक्ट में 3 बातें लिखी गई, क्या क्या? नेम ऑफ द एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन और लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन। तो क्या है, यहां लिख दे रहे हैं
चलिएगा, कंट्रोल बी स्टार्ट करें भाई। जब कभी भी अगर हमारी कोई एक्सेप्शन होती है, इफ एन एक्सेप्शन इनसाइड अ मेथड ठीक है, ये उस मेथड की ड्यूटी हो जाती है। अगर किसी भी मेथड के अंदर एक्सेप्शन आ रही है तो ये उस मेथड की ड्यूटी हो जाती है कि वो क्या करे, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनाए। उस ऑब्जेक्ट में क्या बातें लिखे, नंबर 1 लिखेगा क्या, नेम ऑफ द, नंबर 2 डिस्क्रिप्शन ऑफ द, और नंबर 3 बस ये उसका काम खत्म। किसका काम खत्म? अरे मेथड का। ये काम किसका है? वो भी कब? जब कोई एक्सेप्शन आएगी। तो ये करने के बाद वो मेथड क्या करेगा? जगह थोड़ी सी गैप नहीं हुई ना, अब सही है, अब थोड़ा गैप सा लग रहा है ना। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, तो वो मेथड क्या करेगा? हैंड ओवर्स दैट ऑब्जेक्ट टू द JVM। वो बनाता जरूर है, बनाते ही उसको क्या कर देगा? JVM को सौंप देगा। बनाया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब मेथड कुछ करेगा इस ऑब्जेक्ट का, करता कुछ नहीं है, सीधे JVM को सौंप देता है। ठीक है, अब JVM इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या करता है? जैसे ही JVM के पास ये ऑब्जेक्ट आता है, ये तब की बात है, वरना ऐसे नहीं हमेशा JVM ये काम करता रहेगा। JVM को और काम है, लेकिन अगर उसके पास एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट किसी ने बना के भेजा, किसी मेथड ने, तो उसका पहला काम क्या होगा? JVM चेक्स वेदर द मेथड, जिस मेथड ने भेजा है उसी मेथड को चेक करने जा रहा है JVM, वेदर द मेथड कंटेन्स एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड और नॉट। JVM आकर उस मेथड के अंदर चेक कर रहा है कि इस मेथड ने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है या नहीं। अगर इफ अगर मेथड के पास कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं है, देन JVM क्या करता है? टर्मिनेट दैट मेथड एबनॉर्मली। अब ये मत कहना ये एबनॉर्मली क्या है, उस दिन काफी देर चर्चा करिए एबनॉर्मल और नॉर्मल टर्मिनेशन पे, पता है ना? टर्मिनेशन मतलब रुक जाना, प्रोग्राम का एंड हो जाना, स्टॉप। टर्मिनेशन कर देगा उस प्रोग्राम का एबनॉर्मली, और बाद में क्या करता है? रिमूव करता है करस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम द स्टैक विदाउट एनी एग्जीक्यूशन। वो जो बाकी की मान लो 4-5 मेथड स्टैक में बना रखे थे, उनको फिर नहीं वो एग्जीक्यूट कर देगा, फटाक से रिमूव। हालांकि उसे रिमूव कब करना चाहिए था? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जब उसका नंबर आता तब करना चाहिए था, एक एक करके करना चाहिए था उसको। लेकिन जैसे ही एक्सेप्शन आए, उसके पास एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट आया, वो मेथड के पास गया, देखा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड नहीं है, तो सबसे पहला काम, अरे वहां जगह गिरी हुई है आपकी मेमोरी में, सारे रिमूव कर देगा विदाउट एग्जीक्यूशन, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं है। और टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम कहता होगा एबनॉर्मल।
ठीक है। इतना ही नहीं, जेवीएम ऐसा भी करता है, उस मेथड तक नहीं छोड़ता वो। एक चेन बनवाई थी ना मैंने मेथड की, मेन मेथड के अंदर मेथड 1, मेथड 1 के अंदर मेथड 2, मेथड 2 के अंदर मेथड 3। मान लो मेथड 3 में आ गई एक्सेप्शन, और मेथड 3 ने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिख रखा है, भले ही लिख रखा है, जेवीएम यहाँ पर ही शांत नहीं होगा, वो देखेगा इसको किसी ने कॉल तो नहीं करा। जिसने कॉल करा है उसने भी एक्सेप्शन थ्रो करनी चाहिए, फिर उसे भी चेक करेगा इसको भी तो किसी ने कॉल नहीं करा, जिसने कॉल किया है उसे भी थ्रो करना चाहिए। उस दिन करके दिखाया था ना, सब जगह आपको थ्रो 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 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, लिख देता हूं। अगर ऐसा नहीं करोगे, इफ एनी, मतलब उस चेन में कोई सा भी कॉलर मेथड हो जाए, if any caller method does not have any कोई कोड नहीं उसने लिख रखा, then JVM अब ये वाली बात में ऐसा क्या नया आ गया, इसको आप करके देखना। नया ये आया कि अगर उसी एक मेथड के अंदर एक्सेप्शन रहती और उसने थ्रो ना कर रखी होती तो जेवीएम सिर्फ उस मेथड से संबंधित, उसी लाइन से संबंधित एक्सेप्शन थ्रो करता। लेकिन यही काम चेनिंग में हो रहा है, तो वो सब के लिए भेजेगा। उस लाइन में भी जाके देखो, उस लाइन में भी जाके देखो, उस लाइन में भी जाके देखो, सब बताएगा वो। आ रहा है समझ में? तो धीरे धीरे एक एक करके सभी मेथड को लाइन पे लेगा वो, जिसने कॉल कर रखा था। लेकिन अगर ये थ्रो वाली बात ना आती तो बस उसी मेथड तक रुक जाता, कहता इस लाइन पे जाके देख लो यहाँ गड़बड़ है। आ रहा है समझ में? एक्सेप्शन का नाम दे देता और डिस्क्रिप्शन दे देता और लोकेशन दे देता, बस। यहाँ तो किसी को कोई इशू, मतलब ये कॉलर वाली बात बता दी, समझ में आ गई ना कि क्या चीज हो रही है। क्योंकि ये दोनों पॉइंट जो हैं, थर्ड और फोर्थ, सेम सेम से लग जरूर रहा होगा पर है नहीं। वो सिंगल मेथड की बात हो रही है, यहाँ पूरे जो चेनिंग मेथड है उन सब की बात हो रही है। देखने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन क्या कोई निद्रासन में है? लेकिन है नहीं ऐसा। ये चेक करने का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक मेन मेथड एंड इफ द मेन मेथड आल्सो, मान लो मेन मेथड के पास भी नहीं है तो उसको भी लाइन नंबर भेजेगा। बस ये समझ में तो आएगा ऊपर वाली लाइन में। बस जब वो कब तक करता रहेगा, अनटिल मेन मेथड, तब तक करता रहेगा जब तक उसको मेन मेथड ना मिल जाए। और मेन मेथड ने भी ना थ्रो करी हो तो भैया उसका भी नाम लगा देगा कि यहाँ भी है देखो, सबको बताएगा वो, किसी भी मेथड को नहीं छोड़ेगा। ठीक, आगे बढ़े। अब काम शुरू किसने किया था ये ऑब्जेक्ट बनाने का? मेथड ने, है ना। और मेथड ने बना के दे किसको दिया था? जेवीएम को दे दिया था। अब जेवीएम ने देखा क्या करना है भैया, जेवीएम ने अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी, जिसका नाम अभी हम यहाँ ले रहे थे, ये। हाँ, जेवीएम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको सौंप दे रहा है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को। द जेवीएम हैंड्स ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी of exception handling to
द डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। इसको बोल्ड कर दे रहे हैं। नंबर 7, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करता है? जब अब ऑब्जेक्ट उसके हाथ में आ ही गया है तो वो क्या करेगा? वो कुछ ज्यादा काम नहीं करता, थोड़ा आलसी है। जस्ट प्रिंट वो सारी की सारी उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, 3 बातें दी गई है ना, वो सारी की सारी बातों को ले जाके प्रिंट मार देगा। वो अब ज्यादा 3-5 कुछ नहीं करेगा और प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, अभी तक आपको सुन के ऐसा लग रहा होगा जेवीएम एबनॉर्मली टर्मिनेट कर रहा था, है ना, क्योंकि डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का अभी तक कोई अस्तित्व बताया ही नहीं गया था। डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का अस्तित्व अभी तक कोई बताया ही नहीं गया था। अब समझ में आया? वो ऑब्जेक्ट बनाया किसने? मेथड ने। पर बनाया कब? जब कोई एक्सेप्शन आई। एक्सेप्शन आते ही उस ऑब्जेक्ट को बना, ऑब्जेक्ट में 3 बातें लिखी, क्या क्या? नेम ऑफ द एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन। ये ऑब्जेक्ट बना के उसने किसे सौंप दिया? अब जेवीएम ने क्या करा? नहीं, डायरेक्ट डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे देगा। वो चेक करने जाएगा कि क्या मेथड ने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा तो वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को देगा, और अगर लिखा है तो उसी को दे देगा, वो अपने पास नहीं रखता। अभी तो जब एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को दे दिया, लेकिन अगर उसने कोड लिखा है, अभी तो ये वाली बात भी है, मान लो उसने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है तो उस ऑब्जेक्ट को वो उस कोड को सौंप देगा। ठीक है, हाँ, कोड क्या करेगा? कोड आपके अकॉर्डिंग हैंडल करेगा, वही मैं अभी करके दिखाऊंगा। ठीक, टर्मिनेट हो गया। और किस फॉलोइंग फॉर्मेट में आएगा? एक्सेप्शन इन थ्रेड, जो भी एक्सेप्शन का नाम होगा, नेम ऑफ द एक्सेप्शन, और लिख देगा क्या? थ्रेड मेन। वो कहेगा मेन थ्रेड में है ये वाली एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, ये वैसे यहाँ नहीं होता, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन पहले आता है, ये आता है बाद में, नेम ऑफ द एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, और लिख देता है नेम ऑफ द एक्सेप्शन, और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन, देन लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन। देखें जरा कहाँ है कोड? कहीं कोड लिखा हुआ होगा हमारा, कहीं डाल के रखते हैं। मान लो इन सबको हटा देते हैं, यहीं पे करते हैं कुछ, पहली लाइन में कर देते हैं एक्सेप्शन। ठीक, मान लो मैंने किसी चीज को 1 को 0 से डिवाइड करा, एक्सेप्शन आ जाएगी ना? ठीक है, चलिएगा, ये देखते हैं क्या कहा उसने। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, वैसे ही लिखा हुआ आया है। क्या आया? नेम ऑफ द एक्सेप्शन आ गई, नेम ऑफ द एक्सेप्शन आ गई, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन आ गई। क्या कह रहा है? डिवाइड बाय 0, और बता रहा है लोकेशन की पॉलीमॉर्फिज्म में जाओ, उसके अंदर चाइल्ड में जाओ, चाइल्ड के अंदर मेन में जाओ, लाइन नंबर 11 में जाओ, दिखा रहा है ना, सब बताएगा कहां पर क्या पड़ी है। तो तीनों बातें बता दी उसने। लेकिन यही अगर इसी को मैं अगर ऐसे कर दूं, हैंडल करके देखते हैं इसी को, अगर कंट्रोल एक्स, ये लो, यहां मैं लिख दे रहा हूं दिस, सॉरी, अरे रिस्की कोड यहाँ थोड़ी होता है, रिस्की कोड तो यहाँ होता है। ठीक है, और यहाँ ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये जो रेफरेंस टाइप का बनाया है, इसको सौंप देगा वो जो ऑब्जेक्ट है। अगर अब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को थोड़ी देगा, अब इसको सौंप देगा, और जब इसको सौंप दिया मतलब वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का पार्ट हो गया। प्रोग्राम का पार्ट हो गया, हमारी मर्जी हम प्रिंट कराएं या ना कराएं। जब हम प्रिंट कराएंगे तो कर देगा, नहीं कराएंगे तो नहीं कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारी मर्जी है। तो आगे का कोड कोई डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कोड तब डिस्टर्ब होता
जब डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर के पास वो ऑब्जेक्ट चला जाता, वो क्या करता? सुनील, अनिल क्या नाम है, सुनील नाम है तुम्हारा, वो क्या करता पता नहीं, ये देखिएगा, मैं नहीं करा रहा प्रिंट, ठीक है, चाहो तो मैं इसको प्रिंट करा भी सकता हूँ, ई डॉट टू स्ट्रिंग करके मैंने इसको प्रिंट कराने की कोशिश करी है, ये देखिएगा लिख के आ गया, डॉट टू प्रिंट स्ट्रिंग वो करा मैंने। 3 तरीके हैं वैसे हमारे पास प्रिंट कराने के, तो ये लिखा नेम ऑफ द एक्सेप्शन और डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, या ये ना करा के मैं क्या करता, ई डॉट गेट मैसेज करता, अगर ई डॉट गेट, देखो तीनों में बहुत फर्क है, इंटरव्यूअर पूछ सकता है, 3 चीजें हमारे हाथ में 3 ऑप्शन है। ई डॉट गेट मैसेज करते हैं, तो ई डॉट गेट मैसेज के अंदर वो क्या लिखता है आपका, डॉट टू स्ट्रिंग नहीं हुआ, अच्छा प्रिंट नहीं करा इसको, ई डॉट गेट मैसेज को डायरेक्ट लिख दिया ना मैंने, हाँ, ई डॉट गेट मैसेज के अंदर वो क्या लिखता, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, लेकिन ई डॉट टू स्ट्रिंग में क्या लिखता, नेम ऑफ द एक्सेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, लोकेशन नहीं। अब लास्ट वाली बात बताते हैं, 3 बातें हैं आपके हाथ में इसमें करने के लिए, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, इसमें तीनों बातें करेगा, नेम ऑफ द एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन, तो तीनों में फर्क है ना, हमारे हाथ में 3 ऑप्शन जरूर हैं, पर तीनों ऑप्शन हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस फुल इंफॉर्मेशन प्रिंट करता है, ई डॉट गेट मैसेज सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन देता है, और ई डॉट टू स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन और नेम ऑफ द एक्सेप्शन, ये 2 बातें लिखता है। तो ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग है कि हम कैसे उसको कर रहे हैं, हमें सिर्फ ये चाहिए कि भैया बस इतना पता चल जाए एक्सेप्शन क्यों आई, तो डिस्क्रिप्शन वाला चलाएंगे। हम इतना भी चाहते हैं कि भैया कौन सी एक्सेप्शन आई, तो मैं कौन सा चलाऊंगा, गेट मैसेज वाला सॉरी डॉट टू स्ट्रिंग वाला चलाऊंगा। अगर मैं ये चाहता हूँ किस लाइन पे भी आई, तो मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस चला दूंगा, आया समझ में। लेकिन तीनों बातों में ऑब्जेक्ट अब हमारे हाथ में आ गया, प्रोग्रामर के हाथ में आ गया। जब प्रोग्रामर के हाथ में वो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट आ जाता है तो नॉर्मल टर्मिनेशन ही होता है, नॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होता, क्योंकि आपकी वो स्टैक ऐसी की ऐसी बनी हुई है, मेथड का एग्जीक्यूशन भी 1 बाय 1 हो रहा है, जिस मेथड में एक्सेप्शन आई है उसमें हमारे ऊपर है कि हम उस ऑब्जेक्ट से क्या प्रिंट कराएं, दोबारा चेक करा लें, डिवाइड करके दोबारा चेक करा लें, ये हमारे ऊपर है। यहाँ समझ में आ रहा है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का या एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट का या तीनों बातें जो उस ऑब्जेक्ट में होती हैं या जेवीएम का क्या रोल है, सब समझ में आया, क्लियर है। एक्सेप्शन का क्वेश्चन अगर आपसे सच बता रहा हूँ इंटरव्यूअर अगर पूछ ले और ये सब आप बता दे रहे हैं, मेरे समझ में ये नहीं आता, कुछ ही लोग बता पाते हैं इस तरह से, ऐसा क्यों, जबकि पढ़ाया सब कुछ आता है, और उसका इंटरव्यू सच बता रहा हूँ बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि इतने डेप्थ में अगर आप उसे समझा दे रहे हैं कि भैया क्या हो रहा है, फिर हमारे हाथ में ऑब्जेक्ट आ गया तो हम अब उसको एबनॉर्मल टर्मिनेशन होने से रोक सकते हैं, ये सब आप उसको अच्छे से बता सकते हो, और आराम से इंटरव्यूअर का उस क्वेश्चन के बदले 10 से 15 मिनट ले सकते हो, नहीं ले सकते। पहली बात सीधे से आप बता दोगे, जैसे ही उसने पूछा व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शन, या उसने ऐसा पूछ दिया डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ एक्सेप्शन, यस ऑफ कोर्स आई एम जस्ट हैविंग द आइडिया, बता दो, क्या बता दोगे। जहां किस क्लास से आता है वो, थ्रोएबल क्लास, थ्रोएबल के पास एक्सेप्शन और एरर, एक्सेप्शन के अंदर चेक्ड और अनचेक्ड, चेक्ड वाली जो है प्रोग्रामर के लिए मैंडेटरी होती है, कंपाइल टाइम पे हो जाती है, और रन टाइम वाली को कर सकता है लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब एक्सेप्शन आती है तो भैया डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का रोल होता है, वो क्या करता है, मेथड पहले से ही एक ऑब्जेक्ट बनाता है 3 बातों के साथ, मेथड जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाता है उसे जेवीएम को दे देता है, जेवीएम वापस उस मेथड में आके चेक करता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखा है या नहीं लिखा, अगर लिखा है तो वो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड को उस ऑब्जेक्ट को सौंप देता है, फिर हमारी मर्जी हम कैसे उस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। अगर नहीं लिख रखा एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड तो वो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर को सौंप देता है, और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा कुछ नहीं करता, सीधे कंसोल पे प्रिंट मार देता है। ये तो मैंने अभी जरा सी देर में बता दिया हल्का सा करके, लेकिन आप उसको अच्छे से और बड़ा बता सकते थे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये आपके ऊपर है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आप उसको बोलने का मौका ही मत दो, समझाए जाओ उसको अच्छे से गहराई से, बस यही है। आज यहीं तक रखते हैं, 40 मिनट 44 मिनट की क्लास वैसे ही हो गई।